सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और शक्ति से ही सारी दुनिया संचालित है, ये युद्ध भी शक्ति से ही जीता है। सिंदूर के नाम से ही हमें पता चल गया कि कितना सम्मान करते हैं और कितना आदर देती है। और व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी को प्रणाम तो करना ही चाहिए हम लोगों को। जब भी भारत की कंटेम्पररी हिस्ट्री, इतिहास की बात होगी तो ये होगा डिमार्केशन, प्री सिंदूर पोस्ट सिंदूर। भारत को भी और अमेरिका को भी, दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, पूरे जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत जरूरी। जवाब देना भी भारत ने ही सिखाया कि अगर देना है तो इतना कॉम्प्रहेंसिवली डिसिसिवली देना चाहिए। तो इसके बाद तो मुंह तोड़ जवाब, मतलब उसी को तो कहते हैं न्यू मोदी डॉक्ट्रिन, इफ यू हर्ट अस और आवर सिटीजंस through your proxy wars, through your terrorists, we will get inside your territory and do whatever we feel like doing. कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। सिलिकॉन पर्सपेक्टिव का हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है और इसमें हम ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करेंगे। हमारे साथ राम हरिथा पुसरला जी हैं और अवतंस जी हैं और मधुकर जी हैं। हरिथा जी काफ़ी लिखती हैं, माई इंड मेकर्स की एडिटर इन चीफ हैं और मधुकर जी का परिचय हम लोगों ने पिछली बार भी दिया था कि 40 से ज़्यादा वर्षों से मीडिया संस्थानों से जुड़े हैं, ईटीवी में रहे हैं, जीटीवी के सिटी केबल में रहे हैं और अन्य इन चैनल में रहे हैं। और अवतंस जी शिकागो से हैं और वो संडे गार्जियन लाइव के लिए लिखते रहे हैं, अन्य पत्रिकाओं के लिए भी और अखबारों के लिए भी लिखते रहे हैं। हाल में उनके कई लेख उनके न्यूज़ वीक, अमेरिका के न्यूज़ वीक पत्रिका में छपे हैं। तो आप सबों का स्वागत है और हम लोग सीधे चलते हैं ऑपरेशन सिंदूर की ओर, उसकी परिचर्चा की ओर। और आप लोगों के दृष्टिकोण में ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि क्या है? हरिता जी, you can speak in English if you want, no problem. Thank you, Ji. Thank you for the nice introduction. It's good to be here. So, Operation Sindoor has redefined India in every perspective, in the sense like in geopolitics, it has positioned India as a strong power. Right now, till now, it has been believed that like India is kind of defending itself whenever whenever any security threat emerges. But with Operation Sindoor, it has proved that it can be equally aggressive and it can retaliate in a manner very befitting that the enemy would dare not to again look at it once again. So that has been the perspective, because like the kind of a retaliation that India has given to Pakistan has been phenomenal. In the sense like Pakistan had to run to US, and then like what has proceeded after that, everybody knows. But it wanted US to, it went to US to just say that like India has hit it very aggressively. But what followed was Pakistan DGMO has reached out to India, and then it was India, after eliciting proper pledges from Pakistan saying that it would no more do this kind of a terror acts, it has partially said like it would halt the operations. So that was the kind of a dominant position that India has acquired after this Operation Sindoor. So it has been a kind of a watershed movement for India when it comes to its long history of 8 decades of its existence and freedom. So India has redefined itself as an emerging state. बहुत बहुत धन्यवाद। अवतांश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
यस, डेफिनेटली। देखिए, जब भी हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स रहा भारत का, उसको विभिन्न चरणों में देखिए। स्वतंत्र भारत में जो रिस्पॉन्स की परंपरा रही, खासतौर से हमारी लड़ाई रही है चीन और पाकिस्तान से ही रही है, और पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई लड़ाई रही बांग्लादेश वाली। लेकिन सब में देखिए, हम शुरुआत करते हैं कारगिल से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, राइट? उस समय हुआ, तो हमने लड़ाई लड़ी, और हमारे काफी सक्सेसफुल लड़ाई रही। उसमें हमारे भी बहुत लोग, भारत के भी बहुत लोग मरे, पाकिस्तान के भी बहुत लोग मरे, और कारगिल में वो लोग, बेसिकली अग्रेसर पाकिस्तान था, लेकिन भारत ने काफी मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद दूसरा चरण देखिए, पुलवामा का अटैक। पुलवामा का अटैक, और उसमें जो भारत की भूमिका रही, भारत ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर रहा। पहली बार पुलवामा में भारत की सेना ने पाकिस्तान की धरती पर अटैक किया। और उसका जो एयर स्पेस है उसको बेधा, उसको उसके अंदर जाके हवाई जहाज लेके जाके वहां पे अटैक हुआ। तीसरा चरण है उसका, थर्ड फेज देखिए, पहलगाम में देखिए। न ही भारत की भारत के जो मिसाइल्स हैं और हवाई जहाज हैं, न ही सिर्फ गए बहुत ही करीब सीमा के पास गए, और न ही सिर्फ टेरर एस्टेब्लिशमेंट्स को ध्वस्त किया, बल्कि जो उनके पाकिस्तानी सेना के इंस्टॉलेशंस थे, वहां तक जाके, और काफी दूर रावलपिंडी तक जाके सेना ने अटैक किया। यहाँ तक कि सब लोगों को मालूम है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के आसपास भी पहुंच गए, जबकि उसकी अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन उसका नहीं है। कि बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहां ये न्यूक्लियर लीक हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। आई थिंक बात यहाँ तक पहुंची जब जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जब अटैक हुआ, उसके आसपास जब अटैक हुआ, आई डिडंट मीन टू से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ, उसके आसपास के इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुआ। आई थिंक उसी के बाद जो हरिता जी कह रही थी कि पाकिस्तान ने दुहाई दी अमेरिका की, और जो भी, जैसा कि अमेरिका ने भी कहा कि उसको सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स आए, तो उसने फिर वहां से, उसके बाद से पहल शुरू हुई बातचीत की। तो इन तीनों में अगर आप अंतर देखेंगे, तीनों को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो जो भारत ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इससे जो डिटरेंट है वो काफी, जो भारत का है, काफी बदल चुका है, काफी चेंज हो चुका है। भारत यह कह रहा है, जिसको आप कह सकते हैं मोदी डॉक्ट्रिन, और जिसको कि हम मतलब बहुत ठेठ भाषा में कहें तो घर में घुस के मारेंगे वाली जो डॉक्ट्रिन है, उन्होंने वो अपनाई है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रेटोरिकल नहीं है, इन्होंने ये करके दिखाया कि घर में घुस के मारेंगे। दैट्स द न्यू मोदी डॉक्ट्रिन, कि इफ यू हर्ट अस or our citizens through your proxy wars, through your terrorists, we will get inside your territory and do whatever we feel like doing. And बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, ये हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, बात करें, तो जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था भारतीय सेना का, उन्होंने उसको पूरा किया।
हाँ, भारतीय सेना का कोई या नहीं, भारतीय सेना का नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का, it wasn't the objective to capture Islamabad or Pakistan or anything like that, because that's a very different topic that we can talk about some other time, and not now. But I think every objective that Operation Sindoor had was accomplished. So I think it was a very successful operation, and also put in place a new new deterrent and new doctrine when it comes to its relationship with Pakistan. Yes, very nice. And actually, एक चीज Anahita ji, and that was the underlining meaning in your comment also, that if you see the changes, the historical changes all along, so now nobody is talking about sovereignty of Pakistan and all those things. India has clearly got the world's mandate that terrorism is terrorism. Though there are some noises here and there will be opposition even in India, and then somebody will try to left lobby will try to milk it in its own way. But one thing very minutely and very clearly, nobody is talking about that, okay, why India violated the sovereignty of Pakistan. Nobody is even talking about that. So that itself is a great success, I think. What do you think, Madhukar ji? सतीश जी, आपको याद होगा कि अपने लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था, जब हम पहलगाम पे चर्चा कर रहे थे और बिल्कुल हमने ये बिल्कुल सोचा था बिल्कुल। कि क्या युद्ध होगा या यस। नहीं होगा, हाँ हाँ। तो मैंने एक बात कही थी कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी चीज होगी। ये अब की बार जो होगा वो काफी बड़ी चीज होगी। तो वही हुआ एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इससे मोदी जी ने जो एक बात कही अपने मतलब नेशन को, अपने टीवी में, कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कब से आतंक झेल रहा है भारत और चुपचाप बैठा है। 26/11 हो, पार्लियामेंट हो, और कोई भी डोजियर भेजिए वो मानने को नहीं तैयार है, कुछ भी मानते नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है। और इस बार अभी पहलगाम में जिस तरह से उन्होंने गलती तो की कि 25-26 लोगों को मारा। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा। और ये बहुत बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट बन गया भारत में कि इनको अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। और उरी के और पुलवामा के बाद सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा कि फ्यू किलोमीटर अंदर जाके अब इनको ये दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक एक चीज हमारे हमारे टारगेट पे है। इस्लामाबाद के पास, उन्होंने दूर खां अड्डे के पास, और उनके इवन जो वो कैराना हिल्स है वहां तक, इवन कराची तक, उन्होंने हर एक जगह ये बता दिया, वर्ल्ड को भी बता दिया और पाकिस्तान को तो खैर बताया कि तुम्हारे देश का एक भी हिस्सा हमारी पहुंच से दूर नहीं है। बहुत नंबर बड़ी एक। चीज है ये। नंबर बहुत बड़ी चीज और है। नंबर दो, और इसको करने के पहले जो 10-12 दिन का टाइम लिया गया, वो इसलिए लिया गया कि पूरे वर्ल्ड को इस पहलगाम के बारे में बताया जाए और उनसे कहा जाए और उनका भी मन लिया जाए कि ये आखिर ये जो टेररिज्म का बारबरिक एक्ट हुआ है यहाँ पर, इसमें आप कहाँ खड़े हैं। तो ये एक मतलब डिप्लोमेसी के तौर पे अपने को मजबूत किया, लोगों का मन देखा, और उसके बाद ये सडन अटैक जो उन्होंने किया। और दूसरी बात, हमने 71 की भी लड़ाई देखी है, और ये अभी कारगिल वाली भी देखी, और अब ये वाली देखी। हालांकि 3 ही दिन का था, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सटेंडेड सर्जिकल स्ट्राइक था। युद्ध तो नहीं कहेंगे इसको, युद्ध होते होते बचा है ये। तो इस ये लड़ाई और कारगिल की लड़ाई, 71 की लड़ाई में
टेक्नोलॉजी का बेसिक बहुत बड़ा फर्क है। और इन दिनों में चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो हमारे ड्रोन्स हो, सुसाइडियल ड्रोन्स हो, या जो भी हो, हमने थल आकाश सेना, मिसाइल भी। हाँ, आकाश मिसाइल हो, हमने थल सेना का प्रयोग नहीं किया। मोस्टली हमने वायुसेना और ड्रोन और मिसाइल्स का खेल किया यहाँ पर, और उससे अपनी क्षमता भी नाप ली और वर्ल्ड को भी बता दिया कि कारगिल के बाद, आज ये 25 साल बाद, कि भारत अब बहुत बदल चुका है और किसी से कम नहीं है। तो ये एक सटल संदेश पूरे विश्व में सो कॉल्ड पावर्स के पास पहुंचा है कि भारत को आप यूं ही, मतलब इजीली मत लीजिए कि हम कुछ बोले और आप बस चुप करा दें और बस ठहरो 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 करते हैं। तो वो स्थिति, इस युद्ध से कई मतलब लक्ष्य सिद्ध हुए हैं। पाकिस्तान को तो उसकी जगह दिखा दी गई। तो दूसरी बात, वर्ल्ड को भी ये मैसेज दे दिया कि वी आर नॉट मोर डेवलपिंग कंट्री। हमको अपना डिफेंस करना और आक्रमण करना दोनों बखूबी विश्व की किसी भी शक्ति से कम नहीं है। हमने दिखा दिया। तो ये 3 दिन का जो डिमॉन्स्ट्रेशन था, इसके बहुआयामी मतलब लक्ष्य प्राप्त हुई है हम लोगों को। ये नहीं तो उसमें वो ये बात तो सही है कि भारत ने दिखा दिया कि अभी तक वो काफी विनीत बना रहता था और बार बार लोग उसको इधर से उधर घुलटा देते थे, है ना। तो ये अब जी नहीं चलेगा, और चाहे वो विश्व स्तर पर हो या किसी के विरुद्ध, किसी के दुश्मन के विरुद्ध में। और वो दिनकर जी की एक बात तो याद आ ही जाती है कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, विजय की, है बिल्कुल ना। बिल्कुल सही। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और विजय की, भारत ने वो ये शक्ति बता का दिया। प्रदर्शन और किया। एक चीज और ऐड कर दी है इसमें कि भारत ने ये जो कुछ भी हुआ, इसको मिनी वॉर कह लें या एक्सटेंडेड सर्जिकल स्ट्राइक कह लें, ये बंद नहीं किया है। ये ऑनगोइंग है। ऑनगोइंग का मतलब होल्ड पे है। और जरा सी ही हरकत बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगी पाकिस्तान के लिए। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज मोदी जी ने दिया। और सभी जो सरकार में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन सब लोगों ने यही मैसेज दिया है। तो ये एक तलवार लटक रही है विश्व के थिंकर्स के ऊपर भी, और पाकिस्तान के ऊपर तो है ही, और पाकिस्तान को जो सहयोग दे रहे हैं उनको। हरिता जी, how do you see so-called ceasefire? Or there was lots of noise around that, and uh, initially India's supporters were a little bit disappointed on that, but later they realized that okay, what we achieved is great. So, can you elaborate on those? It's not actually a ceasefire, it is just stoppage of firing. So that has been first difference that these people fail to understand, that it's not a ceasefire because there was no understanding, or they didn't sit across the table and to decide like these are the conditions that we have set. So we have agreed on particular things. So we are now calling a ceasefire. This is just a disengagement or temporary halting of firing so that people would sit down and then again take a stock of things. So it is in this intervening period that Modi has set the red lines for Pakistan, saying that talks and terror cannot go together, blood and water cannot flow together, and trade and terror cannot happen together. So these are the three red lines that Modi has set, and he has set a new normal and has set a high benchmark for Pakistan, saying that any act of terror will now be deemed as an act of war. तो इन सारे चीजों से मोदी ने ये कह दिया कि हम ये सहेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये डेवलप्ड वर्ल्ड का भी जो हिपोक्रेसी है उसको भी एक्सपोज कर दिया। जैसे कि वो लोग कहते हैं कि हम ये ग्लोबल वॉर, ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे, लेकिन किसी ने भी ये करके नहीं दिखा। क्योंकि अभी भी वो लोग वो डिस्टिंक्शन रखते हैं कि
पाकिस्तान जो कहती है कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, तो जब उनको अच्छा लगा तो वो कहेंगे कि ये टेररिज्म गुड टेररिज्म है, अच्छा नहीं लगा तो वो कहेंगे ये बैड टेररिज्म। तो इस तरह की दो तरह की बातें जो होती है उनको बंद कर दिया भारत ने। उसने कहा कि टेररिज्म का मतलब टेररिज्म ही है, उसका और दूसरा अलग कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं होता है, बिल्कुल। और जो टेररिस्ट होते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स या मार्टर्स कभी भी नहीं होते हैं, वो जिहादी है। और जिहादी को जिस तरह की ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी, उस भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज में वो ट्रीटमेंट उनको करके दिखा दिया कि India has struck at 9 terrorist places. So it has made it clear that this has been the objective of Operation Sindhu. We have done it. But then Pakistan, जैसे कि हमने बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद भी देखा है, उसके बाद भी वो अपनी तरफ जो जवाबी है या रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स है वो करना चाहती थी। इस बार भी उसने किया, मतलब ड्रोन्स भेजे, यूएवीज भेजे पहले 2 दिन। भारत ने चुप्पी साधी, मतलब डिफेंस पोस्चर रखी थी। तो इसके बाद जब पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल जब हमारे एयर बेस में डालने की कोशिश की, तब भारत ने जाके उनको जवाब दिया कि ऐसा होता है। मतलब जवाब देना भी भारत ने ही सिखाया कि अगर देना है तो इतना कॉम्प्रहेंसिवली डिसिसिवली देना चाहिए। तो इसके बाद तो मुंह तोड़ जवाब, मतलब उसी को तो कहते हैं, तो यही बनी। तो ये सीज फायर नहीं है, जैसे कि मधुकर जी ने भी कहा है कि इसको हॉल्ट कर दिया। अभी भारत का है वेट एंड वॉच अप्रोच। तो इसको देखने के बाद फिर सुनने में आया है कि मई 18 को फिर से मीटिंग होगी। उसके बाद उसके ऊपर और वो लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है, अफ्तान जी आप भी और मैं आता हूँ। बिफोर आप इससे पहले कि आप सवाल पूछें, आई वांट टू टैग अलोंग ऑन टू समथिंग both Harita ji and Madhukar bhai have said. Madhukar ji mentioned that the technology, this was not this was a show of superiority in technology. Abhi tak, we know हमारे जो फाइटर हैं, हमारे जो लड़ाका हैं, हमारे मराठा हैं, हमारे सिख हैं, हमारे जाट हैं, हमारे राजपूत हैं, हमारे बुंदेले वो सब कहानी सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट करें, जो हुआ गलवान में हुआ, सबको मालूम है that we are better fighters on the ground. And we not only better from, we also have the advantage of strength. 1.4 billion and 200 million, even if half of them are not fighting, we are going to top them. So, but what this engagement has done is to prove the superiority of technology used by the Indian Armed Forces. And it's a little bit of a sad state that a lot of that technology is not indigenous technology, but I think India is developing a lot of indigenous technology, and I think the Make in India by Modi ji is a great initiative, and it will bear fruit in not too distant future. But I think whatever technology, it's one thing to have technology, and it's another different level to use, to be able to successfully use their technology. And I think this war, short war and engagement, whatever you want to call it, इसने यह बात सिद्ध कर दी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी मनसा है उस टेक्नोलॉजी के उपयोग करने में, जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट और मैं ये भी देना चाहता हूं कि जब भी इंडिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की बात होती है तो अक्सर पूरे विश्व में यही बात आती है, अरे न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर
countries and all that. भारत ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि इतना उत्तेजित होने के बाद, विक्टिम होने के बाद भी इतना रिस्ट्रेन से काम किया है भारत ने। बहुत प्रिसाइज और बहुत ही रिस्ट्रेन के साथ काम किया है। टेक्नोलॉजी भी यूज की है भारत ने, तो वो भी बहुत प्रिसिजन से यूज की है, और मिनिमाइज द सिविलियन कैजुअलिटी, मिनिमाइज in general the casualty minimized, runway तोड़ दिया, there is no casualty there, and there was no nuclear threat at all. There was no posturing about nuclear. So India didn't use nuclear at all. There was never a talk about nuclear. So यहाँ पर एक डेलिकेट पॉस्चरिंग है, मतलब संयोग से या नीति से, और मैं समझता हूँ कि नीतिबद्ध है वो, कि भारत ने ये बता दिया कि देखो, मैं चाहूंगा तो तुम्हारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे को भी बर्बाद कर सकता हूँ, तुम्हारे वॉरहेड्स को बर्बाद कर सकता हूँ, सो ज्यादा उछलो मत। तो सीधी सी बात है, ये भी है ना, फिर उसमें भी यही बात आता है, तुम अगर मारोगे, ठीक है, तो हमारे कुछ लोगों को मारोगे, जब मैं मारूंगा तो तुम्हारा कोई नहीं बचने वाला है। सीधी सी बात। यहीं पर एक बात दूसरी दिशा में जाती है। जो किराना हिल्स की बात हुई, वहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जब के काफी करीब था, वो एरिया काफी करीब है, और उसके बाद अमेरिका थोड़ा परेशान हुआ, और फिर चहलकदमी हुई विश्व स्तर पर। जेडी वैंस इन्वॉल्व हो गए, मार्क रूबियो इन्वॉल्व हो गए। वहां पर एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि अब कहना तो बहुत मुश्किल है, और मगर आप तो मतलब अमेरिकी अखबारों के लिए भी लिखते रहते हैं, और काफी यहाँ पर संपर्क में हैं उन लोगों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, और लोगों के साथ भी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। आपको क्या लगता है कि मतलब वो अमेरिका को लगा कि अब पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद होने के बहुत करीब है? हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट पहुंचा होगा, इसके दो ये हैं पहलू। एक तो अमेरिका का इंडिपेंडेंट पहुंचा होगा इंटेलिजेंस, या फिर पाकिस्तानी जनरल्स ने कॉल किया कि देखो भाई, ये तो यहाँ तक पहुंच गए और ये बहुत गड़बड़ हो सकती है। Whatever the case may be, the American establishment, everybody knows that here the population, the general public are very sensitive about nuclear, right? Because Yes. they have very, very sensitive about nuclear, because they have lived in the fear of nuclear war during the Cold War era. So probably they got involved, and they called India, they called Pakistan, and okay, so India, जयशंकर प्रसाद ने कहा ठीक है भाई, ठीक है, अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो ठीक है, हम बंद कर देंगे. So then probably they relate to the other generals over there on the other side that okay, so if you do this, I have the guarantee that India will stop that. And so ऐसे ही बात हुई, ठीक है. उन्होंने कहा ऐसा करो, उसने कहा ऐसा करो, जैसे जैसे कि कहा, और लोगों ने भी कहा है कि हरिता जी भी बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि for a formal ceasefire to take place, you need two parties to sit, and together on a table and discuss the each and every point, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये point ऐसे करके डिस्कस करेंगे, तब जाके सीज फायर होता है. And I think everybody who knows anything about Mr. Trump is that he loves to grandstand himself,
he loves the attention. वो तो He loves the attention. He wants to be the center of stage. He was in the Middle East. You know, that's what he was doing. So he just put himself in and said, okay, I brokered the ceasefire. In the context, the background, you should also, our viewers should know that he has been saying since day one कि यूक्रेन रशिया वाला बंद करा देंगे, मिडिल ईस्ट का बंद करा देंगे, the day I become the president it'll be over. And it has been 3 months and it's not over, and it doesn't look like it's going to be over. So they just jumped on and they just decided to take the credit. This is, I think they are very much into this social media thing and trying to take credit, but this may have put some blemishes on the US-India relationship, at least temporarily, at least in the perception of Indian population. I don't know if it will have much impact in the diplomatic level or at the leadership level, but the public perception has been really bad and it has really hurt. And I have tweeted about it that, okay, not that Mr. Trump needs Havan or Puja for him anymore because he's not going to be running for president, but that's it. There won't be any Puja and Havan for him in India anymore. और इस संदर्भ में हरिता जी, I think and Madhukar ji also can point out कि भारत ने काफी मैच्योरिटी दिखाई है इसमें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते रहे, तरह तरह के बयान देते रहे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की तो आदत है सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, ये चलता रहता है। वो टैरिफ पर भी उनका इसी तरह से चलता रहता है। फिर उन्होंने ट्रेड को भी अपना घुसा दिया उसमें, और वो सब बातें होती रही। मगर भारत की प्रतिक्रिया को आप देखेंगे तो काफी एक मैच्योर प्रतिक्रिया है। वो मतलब हर शब्दों में, मतलब शब्दों के हेर फेर में नहीं भारत रहा, और कभी नहीं। And nobody has commented directly on any of their statements. No statement. या तो एक बहुत बड़ी चीज है वो, क्योंकि वो लोग समझते हैं। और उसके बाद ऐसे मैं एक उद्धृत करना चाहूंगा, एक शिवकांत शर्मा जी का एक बयान है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं एक दूसरे प्रसंग की ओर आता हूं, इसी से जुड़ी हुई बात है कि भारत ने इतनी गंभीरता से इसको, ट्रंप के बयानों को हैंडल किया है ना, उसको संभाला, उस पर अपना संतुलन नहीं खोया भारत ने। लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की, और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर तो जगह ही कुछ ऐसी है, मतलब, और एक्स पर कहिए तो कुछ तरह तरह के बयान आते हैं। तो शिवकांत शर्मा जी, जो बीबीसी के हिंदी के संपादक रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा एक पोस्ट में कि भारत की जब से परमाणु बम बने हैं तब से 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध या तो हुआ नहीं या होने नहीं दिया गया। और रोके जाने पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर जब विपक्ष ने तरह तरह के आरोप लगाए तो उनका बहुत सटीक जवाब था कि लोगों ने कहा कि अमेरिका ने रोक दिया और भारत रुक गया। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा बिंदु है। रोके जाने पर रुक जाना भी जिम्मेदार देश का फर्ज है ना। भारत उस न्यूक्लियर वार की ओर नहीं गया या ब्रॉडर वार की ओर नहीं गया। रोके जाने पर रुक जाना भी जिम्मेवार देश का फर्ज है। जिन्हें उतनी समझ भी नहीं, उन्हें विदेश नीति और युद्ध जैसे गंभीर विषयों पर नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही। सतीश जी, जो सो कॉल्ड सीज फायर जिसको बताया जा रहा है, जैसे हमने भी बताया और श्वेता जी ने भी बताया कि ये होल्ड किया है,
जब ये दुनिया भर की अफवाहें भारत में चल रही थी और दुनिया भर का क्रिटिसिज्म चल रहा था कि भारत ने क्या किया, एक तरफ जनता थी, एक तरफ पॉलिटिकल लोग थे। जनता के मन में तो ये था कि इतनी जल्दी रोकना नहीं चाहिए और एकदम धुआं धुआं कर देना चाहिए पाकिस्तान को, वंस एंड ऑल। ये एक जनता की अपनी एक प्रक्रिया, वो हमेशा प्रक्रिया होती है, होती है, युद्ध का माहौल है। होती है। तो उसमें उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो जो हमारे खाली बेरोजगार बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन जो यहाँ थी, उनके हाथ एक मुद्दा लग गया, क्योंकि वो चुप बैठे थे, उनके पास मुद्दा ही नहीं था कुछ बोलने के लिए। अरे तो मोदी जी ने कैसे स्वीकार कर लिया, और ये वो लिंक जोड़ने लगे और कमजोर रिश्तों की भी बातें करने लगे। ये भी करने लगे कि भारत दब गया अमेरिका से, ये वो। लेकिन जब 8 बजे 2 दिन बाद मोदी जी का प्रसारण आया कि देश के नाम, उसमें एक एक शब्द सुनने वाला था। मोदी जी ने कहीं पर भी सीज फायर का नाम नहीं लिया, सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहीं पे भी अमेरिका या ट्रंप का जिक्र नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि बिल्कुल। अ, अब भारत वो वाला नहीं रह गया है, मनमोहन सिंह वाला। अब भारत मोदी का भारत है। ये 2014 से भारत की सोच बदल चुकी है। तो उन्होंने उस चीज को, और उनके कैबिनेट में, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके जितने भी पदाधिकारी, किसी ने भी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और ट्रंप के बारे में पत्रकार लोग उनसे पूछते रहे, लेकिन उन्होंने ट्रंप का जिक्र ही नहीं किया, नहीं किया। किसी ने नहीं। बिल्कुल। ये एक चीज होती है। इससे एक सटल मैसेज चला गया अमेरिका को भी कि भैया ऐसा है, ये हमारा उसका झगड़ा है, इसमें बस हमें डिसाइड करने दो। बिल्कुल। इतनी सी बात बड़े सटल वे में उन्होंने समझा दिया। और जहां तक न्यूक्लियर की बात है, अब ये तो न तो भारत कहेगा कि उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के आसपास बिल्कुल। हरकत की बिल्कुल। है, जिससे वो बिल्कुल। भारत को कहना भी नहीं चाहिए। तो और दूसरी बात है, पाकिस्तान तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इस न्यूक्लियर चीजों को बनाने के लिए यूएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। शुरुआत में तो मदद की गई है इनकी पूरी। बाकी उन्होंने कैसे क्या किया है वो भी नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल इशू बनेगा कि भैया बिल्कुल। तुम संभाल नहीं सकते हो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, एसेट्स को, तो फिर तुम इस लायक नहीं हो। तो कहीं इंटरनेशनल जो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, वो कोई एक्शन ना ले ले। तो बहुत सारे आयाम थे, इसलिए हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे। सच्चाई ये है, हम भी चुप रहे, वो भी चुप रहे। वो भी कुछ नहीं खुल के बोल रहे हैं कि हमारे वहां पर आक्रमण हुआ, और हम भी, हमने हमने तो किया ही नहीं है, सीधी सी बात। और तो और एक कुल मिला के जिनको मालूम होना जी। चाहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, जिनको मालूम होना चाहिए, जिनको समझना चाहिए, समझने वाले सब समझ गए। समझ गए। हाँ, वही वही। सब समझ गए। हाँ, जो और और अच्छा, भारत और में जो ना समझे वो अनाड़ी है। अनाड़ी है। वो मतलब वो घोषित रूप से अनारी है। तो खैर, हाँ तो एक बात और, लेकिन मतलब विपक्ष की हरकतें, बहुत सारे लोगों की हरकतें वो अच्छी नहीं रही, लेकिन विपक्ष से भी कुछ चीजें अच्छी आई हैं। जैसे ओवैसी का बयान, चाहे वो दिखावे का जितना ही हो, पता नहीं उसमें कितनी उनकी आत्मा है, कितनी रणनीति है, भगवान जाने। नहीं, वो अलतकिया है। वो पिछले बार हम लोगों ने अलतकिया डिस्कस किया था ना, वो अलतकिया है। अच्छा क्या? अच्छा, दूसरी बात, और शशि थरूर, मतलब शशि थरूर की भी बातें सकारात्मक हाँ। रही, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने वो उनको धमका भी दिया। तो ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें सकारात्मक भी रही हैं, सकारात्मक रही हाँ है। लेकिन एक एक सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि शशि थरूर ने यदि कुछ कहा, है ना, मेरी बहुत रुचि उन चीजों में इस मुद्दे पर नहीं है, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, लेकिन मन में आ ही जाती है बात कि शशि थरूर ने कुछ कहा, कांग्रेस को ये बेचैनी क्यों हो जाती है नकारात्मक होने की, मुझे समझ में नहीं आती बात। देखिए, मधुकर भाई अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ।
आजकल जो कांग्रेस में है ना, वैचारिक जो जो शक्ति या वैचारिक जो पुट कहा जाता है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कोई सोचने वाले लोग उसमें रह नहीं गए हैं, या एटलीस्ट जो लोग वहाँ डिसीजन मेकिंग में हैं, उनके पास सोचने की क्षमता नहीं है। खास तौर से देश के लिए सोचने की क्षमता नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचने के लिए की क्षमता नहीं है। वो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म में गेन्स के लिए ही बातें करते रहते हैं। जो भी सोचने वाले लोग हैं, जो भी स्कॉलर्स टाइप का जो लोग सोचते हैं, उनको दरकिनार किया गया। अच्छे बोलने वाले लोग हैं वो लोग मनीष तिवारी ने भी, आप सिर्फ शशि थरूर भी क्यों बोल रहे हैं, मनीष तिवारी ने भी काफी अच्छा खासा बयान दिया। तो चिदम्बरम हाँ बोलिए हरिता जी। चिदम्बरम भी हाँ, उसने भी चिदम्बरम टू, yes. So, तो everybody who counts and who can speak well has spoken positively, has put aside their political differences with Modi and BJP and the government, but but have spoken for the government, for India, and that's a very good message. And I heard Shashi Tharoor talk to David Frum on his channel Atlantic. And Atlantic, as you know, everybody knows, it's an extremely left-leaning Yes. outlet. And David Frum directly asked him about authoritarianism and chauvinism and things like that. And Tharoor handled it. I mean, still he's a Congress, he's in opposition. He said what he had to say, but did not pass any aspersions on Modi or the BJP in the current context, and also put some of it on the U.S. context as well, of some of the authoritarianism and those kind of things. So he handled it very well. So I think that came out as one of the very positive ones. And Positive, welcome. yeah, and we should not. I just want to add 2 points here. One is like regarding Congress party. Like why they take that kind of a stand, what they are taking right now, in spite of all the other leaders, like other leaders in the sense like select few, like Shashi Tharoor, Manish Tiwari, Chidambaram, and others speaking in like full support with the government. So the first thing is like we shouldn't forget that Congress is the party which had an MOU with China's CCP. That's one thing. The second thing is Congress has a party office in Turkey. Okay, so it has got its own vested interest. So we should say like we should separate grain from chaff, so to say, that like they have that kind of vested interest always. So it's not first. Because like yesterday itself, I think the news has come out saying that Indira Gandhi has offered to share the nuclear technology with Zulfikar Bhutto. So back in 1974, like, okay, so this has been the history of Congress. Okay, it has been like they posture it or they present it saying that it has been the party which has fought the freedom, but then we know the reality. It has not been the case. So it has always worked for some other party, or it always had vested interest. So that's one thing. The second thing which I wanted to reinforce is like Madhukar ji ने भी कहा है कि आपने भी कहा है उसको, लेकिन I just want to summarize it into 2 points. Like one is like what Operation Sindhu has does is one. It has clinically proven that India has that kind of a military might and Yes. to defend its interests. That's one thing. The second thing which has happened, like which is very interesting from what has happened earlier after Uri strikes and Balakot, is India actually fumbled in both after Uri's surgical strikes and Balakot strikes in communicating with people. So what has happened was like different kind of voices has emerged and they had a field day. But now what has happened is Modi himself has come up and spoken in clear language that this has happened. And along with it,
we had every day press briefings from the MEA and also Ministry of Defense. That made a lot of difference. And finally, when there was all this confusion and speculations about the ceasefire, then India has thought it relevant that like our armed forces should speak. So that has made all the difference, and it has set a base. It has silenced all the dissenting voices. Even now we keep listening to all these things, but by and large, people know that what has been the message, what are the objectives of Operation Sindhu. So people, I mean, hyper nationalists can boast saying that like India should have pummeled the Pakistan and has buried it and then got back our POK, but that has not been the case, and things don't work like that. So putting all these speculations and rumors to rest, Modi has spoken unequivocally, and his two speeches made all the difference. Like his direct speech to the nation, and then his visit to Adampur Air Base with S-400 and also Mirage jet. That is the kind Yes. of a language that India should have spoken earlier as well. But now it has changed its ways. It's learning its lessons, and rightfully so. It is putting the message very clear, saying that this is where we stand. This has been the objective of Operation Sindhu, and we haven't halted it. It is an ongoing process.